हाँ जी बच्चे, लास्ट ना हमने कल टेलीस्कोप वाला केस किया था और जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम कर रहे थे और जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी। आज हमने अगला केस करना है, उसी में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्टिंक्ट विज़न। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, डिस्टिंक्ट विज़न पे बनती है। हमने वो केस करना है और हमने इसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है। तो हम बनाते हैं इसकी डायग्राम। तो सबसे पहले ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव लेंस, लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस है, लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। इसमें रेज आ रही है फ्रॉम द इन्फिनिट स्टार, ये पैरेलल रेज आ रही है फ्रॉम द इन्फिनिट स्टार। और इसकी जो इमेज बनेगी आपके पास, इसकी इमेज बनेगी फोकस पे, ए बी पे। इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये है एफ ओ। तो रेज आ रही है इन्फिनिट स्टार से और उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। अब हमने इधर आई लेंस को इस तरह सेट करना है ताकि जो ए बी इमेज बनी है, जैसे हम माइक्रोस्कोप में हम सेट करते रहे वैसे ही करना है। जो ए बी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश और इसके फोकस एफ ई के बीच में लाई करे। ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश एंड फोकस एफ ई के बीच में लाई करे। हमने आई पीस को इस तरह सेट करना है कि जो इमेज बनी है ए बी, इट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश एंड फोकस एफ ई। इस तरह हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो अगर हम इस तरह सेटिंग करेंगे तो जो फाइनल इमेज आपके पास बनेगी वो बनेगी डिस्टिंक्ट विज़न पे। ए डैश बी डैश, ये आपके पास ऑब्जर्वर है। फाइनल इमेज बनेगी डिस्टिंक्ट विज़न पे, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे। तो ना इसकी जो सेटिंग है वो माइक्रोस्कोप जैसी ही है, ठीक है। रेज़ कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से रेज़ आ रही है। उसने ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे इमेज बनाई ए बी। फिर हमने किसको सेट किया, हमने आई लेंस को ऐसे सेट किया ताकि जो इमेज ए बी बनेगी वो ऑप्टिकल सेंटर और एफ ई के बीच में लाई करे। और फिर फाइनल इमेज कहाँ बनेगी तुम्हारे पास, डी डिस्टेंस पे। व्हाट इज डी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। ये सेटिंग हमने कर दी है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये केस है। पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिट स्टार, पैरेलल बीम ऑफ लाइट coming from the infinite star is incident on the objective lens, coming from the infinite star is incident on the objective lens. We get image AB, we get image AB
at focus FO we get image AB at the focus FO। इमेज AB हमें मिलेगी फोकस FO पे। नाउ द आई लेंस इज एडजस्टेड, नाउ द आई लेंस इज एडजस्टेड so that AB lies between, eye lens is adjusted so that AB lies between optical center O dash, AB lies between optical center O dash and focus FE। we get final image, we get final image A dash B dash, we get final image A dash B dash at distinct vision। हमें फाइनल इमेज कहाँ मिलेगी? A dash B dash at distinct vision, that is 25 सेंटीमीटर पे। अब हमने ना इसमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है M। मैग्नीफाइंग पावर M का फॉर्मूला होता है आपके पास बीटा बाय अल्फ़ा। फॉर्मूला वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, बीटा बाय अल्फ़ा। इसमें व्हाट इज़ बीटा? बीटा इसमें क्या होता है? एंगल जो इमेज ने सबटेंड किया है आई लेंस पे, दैट एंगल इज़ बीटा। जो इमेज है A डैश B डैश जो आई लेंस पे एंगल बना रही है वो बीटा हो गया। एंड व्हाट इज़ अल्फ़ा? अल्फ़ा होता है जो एंगल ऑब्जेक्ट ने आई लेंस पे सबटेंड किया है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, और इसने जो एंगल आई लेंस पे सबटेंड किया है डैट एंगल इज़ अल्फ़ा। जो एंगल इमेज सबटेंड कर रही है आई लेंस पे वो बीटा है, जो एंगल ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है आई लेंस पे वो अल्फ़ा है। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इसमें इन्फिनिटी पे है, और इमेज कहाँ बनी हुई है? डिस्टिंक्ट विज़न पे। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पहले वाले से चेंज हो जाएगी, वो हम डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर के इसके अंदर इट इज़ डिफाइन एज रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, ratio of the angle subtended by the image with angle subtended by object, with angle subtended by the object on the eyepiece, with angle subtended by the object on the eyepiece when object at infinity, when object at infinity and image at distinct vision, when object at infinity and image at distinct vision। इमेज बननी चाहिए डिस्टिंक्ट विज़न पे, और जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए? इन्फिनिटी पे। उन दोनों एंगल्स की जो रेशो है वो आपके पास है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब इसमें हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। बीटा को क्या लिखेंगे हम? टैन बीटा। अल्फ़ा को हम लिखेंगे टैन अल्फ़ा। अब आपके पास अल्फ़ा की ट्रायंगल कोई नहीं बनती, तो अल्फ़ा की अपन ट्रायंगल बनाएंगे। पहले ये एंगल अल्फ़ा है, तो इधर भी ये एंगल कितना बनेगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फ़ा बनेगा। फिर सामने वाला इधर भी जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा बनेगा। फिर आपको मैंने बताया था अल्फ़ा बीटा वाली ट्रायंगल्स में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। हाँ जी, बीटा के लिए पहले मैं अल्फ़ा के लिए ट्रायंगल लिखता हूँ। पहले अल्फ़ा के लिए आपके पास ट्रायंगल बनेगी ABO ट्रायंगल बनेगी। देखते हैं ABO में टैन अल्फ़ा कितना बनेगा। व्हाट इज़ टैन अल्फ़ा? AB by OB।
ये हमने tan अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी है। अब हमने लिखनी है वैल्यू tan बीटा की। बीटा के लिए ट्रायंगल वो लेनी है हमने जिसमें ऊपर वाली ट्रायंगल कुछ कॉमन आए। बीटा के लिए दो ट्रायंगल बनती है, एक तो बनती है O डैश A डैश B डैश, एक बनती है AOB। अगर आप O डैश A डैश B डैश लिखते हो तो इसमें A डैश B डैश अपॉन ये कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ऊपर वाले के साथ, तो हमें ट्रायंगल वो लिखनी पड़ेगी जिसमें कुछ कॉमन आए, तो वो ट्रायंगल आपके पास ABO डैश बनती है। हर एक केस में हमने वही ट्रायंगल दोनों लिखनी है जिसमें कुछ कॉमन आए। तो आपके पास tan अल्फ़ा की मैंने ट्रायंगल लिख दी। बीटा के लिए व्हाट इज़ tan बीटा AB बाय O डैश B बनेगा। अभी दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास ना AB कॉमन आ रहा है, तो हमने वही ट्रायंगल दोनों लिखनी है। हमने कल भी जितने केस किए थे उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। अब ये वैल्यू दोनों यहाँ पुट कर देंगे, तो व्हाट इज़ tan बीटा AB बाय O डैश B, व्हाट इज़ tan अल्फ़ा AB बाय OB। हमने tan बीटा और tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी है। इसमें से AB से AB आपके पास कैंसिल हो गया, तो मैग्नीफाइंग पावर M की वैल्यू बन जाएगी आपके पास OB डिवाइडेड बाय O डैश B, ये वैल्यू बन जाएगी। अब आप OB की वैल्यू पुट करेंगे। OB ऑब्जेक्टिव लेंस के हिसाब से राइट साइड पे है, तो OB की वैल्यू हमने लिखनी है प्लस FO। अब बात आ गई O डैश B की। O डैश B आई लेंस के विद रिस्पेक्ट टू लेफ़्ट साइड पे है। कल वाले केस में O डैश B जो था वो आपके पास माइनस FE था, आज वाले केस में FE थोड़ा पीछे है, तो O डैश B हमने लिखना है। तो O डैश B आपके पास आई लेंस का ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लिखेंगे माइनस UE। कल वाले में अपन ने लिखा था इसको माइनस FE क्योंकि वो फोकस पे ही था। आज वाले केस में O डैश B ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और आई लेंस के विद रिस्पेक्ट टू लेफ़्ट साइड पे है, तो जो O डैश B है उसको हमने लिखना है माइनस UE। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमने इसको सॉल्व करना है। अभी UE की हमने वैल्यू निकालनी है, अभी तो हमने लिखा है बस ये। कल वाले में आज वाले में क्या फ़र्क है, नॉर्मल सेटिंग में यहाँ पे आया था माइनस FE और आज वाले में क्या आ गया, माइनस UE आ गया। हमने इसकी वैल्यू अभी पता लगानी है कितनी है। देखते हैं आगे क्या करना हमने। ये हमने मैग्नीफाइंग पावर लिख ली है, इधर मैं रब कर देता हूँ। इस मैग्नीफाइंग पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं -1/UE इंटू FO। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, -1/UE इंटू FO। अब हमने आई पीस के लिए लेंस फार्मूला लगाना है। वैसे 1/V माइनस 1/U कितना होता है, 1/F होता है। हाँ जी, आई पीस के लिए अपन लेंस फार्मूला लगाएंगे। हाँ जी, आई लेंस के लिए बताइए इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, D डिस्टेंस पे बन रही है, तो V की वैल्यू हम लिखेंगे -D, फिर माइनस। आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है आपके पास, AB है, और AB कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे है, तो U की जगह लिखेंगे -UE। और आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, FE। तो मैंने सारी ये कन्वेंशन लगा दी। ऑब्जेक्ट भी लेफ़्ट साइड पे है आई लेंस के विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्जेक्ट भी लेफ़्ट साइड पे है, इमेज भी लेफ़्ट साइड पे है, तो इससे आपके पास -1/D प्लस 1/UE ये बन जाएगा 1/FE। इससे आपके पास फिर 1/UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/FE प्लस 1/D आ जाएगी। ये आपके पास 1/UE की वैल्यू आ जाएगी 1/FE प्लस 1/D। ये वैल्यू वहाँ पुट कर देनी है। 1/UE की जो हमने वैल्यू लिखी है ना, ये वैल्यू इधर पुट कर दो। देखना फिर कितनी बनती है मैग्नीफाइंग पावर M। माइनस तो लगाना ही लगाना है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 1/UE, कितनी वैल्यू है 1/UE की, 1/FE प्लस 1/D। ये 1/UE की वैल्यू हो गई है इंटू FO, ये हो गया।
ये हमने लिख दिया, हमने 1/UE की वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी बस। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम ये लिखेंगे -FO ब्रैकेट 1/FE + 1/D। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू -FO, डिनोमिनेटर में से FE अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 + FE/D। अगर हम डिनोमिनेटर में से FE कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा। अगर डाउट है तो FE को ब्रैकेट में ले जाओ, मल्टीप्लाई करके देखो, यही चीज़ बन जाएगी। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, डिस्टिंक्ट विज़न पे बनती है। -FO/FE ब्रैकेट 1 + FE/D। इसमें माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है, फाइनल इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। थोड़ा लिख लो माइनस का मतलब क्या है। नेगेटिव साइन सिग्निफाई दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है, दोबारा एक बार समरी बता देता हूँ। बस हमने ना 1/UE की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है बस, आई लेंस वाले फॉर्मूले से। वो 1/UE की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, फिर बस सोल्व किया। तो आपके पास अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के 2 फॉर्मूले बन गए। हाँ जी, 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। अगर आपके पास इमेज कहाँ बने, नॉर्मल सेटिंग में। नॉर्मल सेटिंग में आपको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जब इन्फिनिटी पे इमेज बने तो आपके पास क्या फॉर्मूला था मैग्नीफाइंग पावर का, -FO/FE। जब इमेज बने डिस्टिंक्ट विज़न पे तब क्या फॉर्मूला है, -FO/FE ब्रैकेट 1 + FE/D। ये इन्फिनिटी वाला केस है, नॉर्मल सेटिंग वाला है, और ये केस है जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, डिस्टिंक्ट विज़न पे। माइक्रोस्कोप में क्या था, माइक्रोस्कोप में डिस्टिंक्ट विज़न में ये वाला फॉर्मूला था, VO/UO ब्रैकेट 1 + D/FE। ये माइक्रोस्कोप में आपको बताया था मैंने। माइक्रोस्कोप में है D/FE और इस तरफ क्या है, FE/D। ये नॉर्मली बच्चे गलत कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। टेलीस्कोप पे आप वापस आ गए। जब इमेज बनती है इन्फिनिटी पे तो मैग्नीफाइंग पावर इज़ मिनिमम। जब इमेज बनती है डिस्टेंट विज़न पे तो मैग्नीफाइंग पावर इज़ मैक्सिमम। तो टेलीस्कोप इस रेंज में मैग्नीफाई कर सकता है, -FO/FE से लेकर इस रेंज तक। डिस्टिंक्ट विज़न में वैल्यू है इसकी मैक्सिमम और इन्फिनिटी वाले केस में वैल्यू है मिनिमम। एक हम पहले सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप एट नॉर्मल सेटिंग एंड डिस्टिंक्ट विज़न, एट नॉर्मल सेटिंग एंड डिस्टिंक्ट विज़न FO is 20 centimeter and FE is 5 centimeter। FO आपको गिवन है, FE आपको गिवन है और ये हमने पता लगाना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। नॉर्मल सेटिंग में क्या आंसर आपके पास, -FO/FE। व्हाट इज आंसर, -4। माइनस का मतलब तो इन्वर्टेड है और वह 4 टाइम्स साइज़ बड़ा करके दिखाएगा जो नेक्ड आई से दिखता है। ये हो गया इन्फिनिटी वाला केस। डिस्टिंक्ट विज़न वाला केस में क्या है, -FO की वैल्यू है 20, FE की वैल्यू है 5 ब्रैकेट 1 + FE की वैल्यू 5 है। डिस्टिंक्ट विज़न अपने पास है 25। नॉर्मल आई के लिए डिस्टिंक्ट विज़न की वैल्यू होती है 25। तो उसको सोल्व करके देखते हैं। ये बन जाए -4 ब्रैकेट 1 + 1/5 -4 × 6/5 हो जाएगा। ये कितना बनता है, -24/5 दैट इज़ -4.8।
तो उसने जो इमेज का साइज़ हमें करके दिखाना है, वो मैक्सिमम साइज़ इसका कितना है, 4.8 है मैक्सिमम साइज़, और मिनिमम साइज़ कितना है इसका, 4 टाइम्स है। ये रेंज आ गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको डी की वैल्यू ना गिवन हो ना, तो आपने डी बाई डिफ़ॉल्ट कितना यूज़ करना है, 25। डी की जब वैल्यू पुट करेंगे ना, तब कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगानी, सीधा वैल्यू पुट करनी है बस, 25 है या 20 है, जो भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ट्राई इसका। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ जी, लिखेंगे सब बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन इसका। हाँ जी, लिखेंगे अ टेलीस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, telescope having objective focal length 15 मीटर 15, telescope having objective focal length है 15 मीटर 15 मीटर, and eyepiece focal length 1 सेंटीमीटर। eyepiece की फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितनी है, 15 मीटर। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। सेकंड पार्ट है, दिस टेलीस्कोप यूज्ड टू सी द मून। सेकंड पार्ट है, दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द मून। व्हाट इज द diameter of the, what is the diameter of the image of the moon, what is the diameter of the image of the moon produced by objective lens, diameter of the image of the moon produced by objective lens। given है आपको actual diameter of the moon is 3.48 10 की पावर 6 मीटर एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मून के ऑर्बिट का रेडियस गिवन है 3.8 10 की पावर 8 मीटर, 3.8 10 की पावर 8 मीटर। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। टेलीस्कोप में आपके पास ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितने गिवन है, 15 मीटर गिवन है, तो फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, 15 मीटर 15 मीटर। और आई पीस की फोकल लेंथ कितनी गिवन है आपको, 1 सेंटीमीटर गिवन है। हमने पहले मैग्नीफाइंग पावर बतानी है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर, कुछ लिखा नहीं ना, नॉर्मल सेटिंग कुछ नहीं लिखा, तो हमने नॉर्मल सेटिंग लिखनी होती है, -FO/FE। कुछ भी ना लिखा हो तो नॉर्मल सेटिंग है। FO कितना है, 15 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं अपन, 1500 सेंटीमीटर, यूनिट सेम होने चाहिए। और आई पीस की फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज आंसर, -1500 हो गया। ये अपने पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई है टेलीस्कोप की। माइक्रोस्कोप में अगर कुछ भी ना लिखा हो, ये थोड़ी बात आपने नोट करनी है, अगर माइक्रोस्कोप में कुछ भी ना लिखा हो तो डिस्टिंक्ट विजन वाली मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं माइक्रोस्कोप में, और अगर टेलीस्कोप में कुछ भी ना लिखा हो तो नॉर्मल सेटिंग वाली निकालनी है। माइक्रोस्कोप में अगर कुछ भी ना लिखा हो तो डिस्टिंक्ट विजन वाला फॉर्मूला निकालना है, और टेलीस्कोप में अगर कुछ ना लिखा हो तो नॉर्मल सेटिंग वाला केस करना है टेलीस्कोप में। इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक दूसरे के थोड़े उल्ट है ये। पहला बार तो सीधा था आंसर आ गया,
सेकंड पार्ट इसका मेन है, वो आपको समझा रहा हूँ मैं, डायग्राम उसकी बनानी पड़ेगी। सेकंड पार्ट समझेंगे आप। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आपको 15 मीटर दी हुई है। इस टेलीस्कोप से ना मून को देख रहे हैं, ये हम मून को देख रहे हैं। मून का डायमीटर आपको डी दिया हुआ है 3.48 10⁶ मीटर, मून का डायमीटर गिवन है। मून के ऑर्बिट का रेडियस कितना है 3.8 10⁸, तो मून का डिस्टेंस मतलब अर्थ से दिया हुआ है आर, मून का डिस्टेंस दिया हुआ है। जो मून का ऑर्बिट का रेडियस होगा ना, वही मून का अर्थ से डिस्टेंस होएगा। तो मून का अर्थ से डिस्टेंस ये दिया हुआ है। ये कौन सा लेंस है, पहले वाला लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब बताना ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 15 मीटर, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है 3.8 10⁸ मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन बनता है 3,80,000 किलोमीटर बनता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस जो मून है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस मून बहुत ज़्यादा दूर है, तो मून कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ये लाइन लिखेंगे आप, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस मून इज़ एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्टिव लेंस के विद रिस्पेक्ट टू जो मून है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के विद रिस्पेक्ट टू मून बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब इन्फिनिटी पे है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया है इसमें। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस मून बहुत दूर है, तो फिर इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, FO पे बनेगी। तो हमने इसकी जो इमेज बना दी FO पे, फोकस पे बना दी है। हमने मून के इमेज का डायमीटर बताना है, D' बताना है। वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। और वो इमेज किस लेंस ने बनाई है, क्वेश्चन में पढ़ो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है ना उसका डायमीटर बताना है, D' मुझे बताना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें D' मुझे निकालना है। वो D' देखो कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल है θ1, ये वाला एंगल है θ2। ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। पहले चेक करो क्या θ1 और θ2 इक्वल आपस में, इक्वल है। कौन से एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो θ1 इक्वल टू मैंने लिख दिया θ2। अगर एंगल θ1 θ2 के इक्वल है तो tan θ1 tan θ2 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे एंगल स्मॉल एंगल बनते हैं। तो θ1 अगर θ2 के बराबर है तो tan θ1 भी tan θ2 के इक्वल होगा। अब उस ट्रायंगल से देखो व्हाट इज tan θ1, tan θ1 कितना बनेगा, परपेंडिकुलर D' अपॉन बेस FO, D'/FO इक्वल टू tan θ2, tan θ2 इज़ परपेंडिकुलर D अपॉन बेस R। ये हमने लिख दिया। तो वैसे फिर D' की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, D इंटू FO/R। करते हैं इसको सोल्व। D क्या है आपके पास, मून का डायमीटर है, वो ऊपर लिखा हुआ है। कितना डायमीटर है मून का, 3.48 10⁶ मल्टीप्लाई। FO क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, डेट इज़ 15 अपॉन R। व्हाट इज़ R, मून के ऑर्बिट का रेडियस, वो आपको दिया हुआ है ये वाला। कितना रेडियस है, 3.8 10⁸ मीटर। सब कुछ मीटर में है, ये सारा कुछ मीटर में ही है, इसलिए कैंसिल होकर आंसर अपना मीटर में आएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो D' की वैल्यू मून के डायमीटर कितना बनेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो बनाया है, तो ये आंसर आपके पास बनता है 13.73 10⁻² मीटर। ये आंसर बनता है 13.73 10⁻² मीटर, दैट इज़ 13.73 सेंटीमीटर। 13.73 सेंटीमीटर बनता है।
तो जो मून की इमेज बनेगी उस इमेज का ये डायमीटर बनेगा 13.73 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। हाँ जी, लिख रहे हैं हम एनसीईआरटी क्वेश्चन अगला भी। telescope having objective focal length 5 सेंटीमीटर, सॉरी 140 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड आई पीस फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर इज यूज टू सी। आई पीस फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर इज यूज टू सी 100 मीटर हाई टावर is used to see 100 meter high tower which is 3 kilometer away. 100 meter high tower which is 3 kilometer away. What is the height of the image? What is the height of the image of the tower produced by objective lens? What is the height of the image of the tower produced by objective lens? और सेकेंड पार्ट है इसका, what is the final height of the tower? What is the final height of the tower? मतलब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो हम यूज़ करते हैं। अब एक टेलीस्कोप बनाएंगे आप। इस टेलीस्कोप में बताना ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 140 सेंटीमीटर ये दी हुई है। और आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर ये गिवन है। इस ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप से एक हमने टावर देखना है। कितनी हाइट है टावर की, हाइट ऑफ द टावर गिवन है 100 मीटर और वो टावर कितना दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो गया ना, फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर में ही है और वो 3 किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फोकल लेंथ बहुत कम है, सेंटीमीटर में है और टावर का डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है। तो टावर एक तरह का इन्फिनिटी पे हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस टावर बहुत दूर है, 3 किलोमीटर पे है, तो टावर एट इन्फिनिटी। अगर टावर एट इन्फिनिटी तो इसकी जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश वो बननी चाहिए फोकस पे। जैसे अपन ने पिछले न्यूमेरिकल में लगाया था ना कॉन्सेप्ट, वही लगाना है। इसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, फोकस पे बननी चाहिए। ऐसा मैंने इन्फिनिटी क्यों सपोज करा अभी, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है और ये डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। सेंटीमीटर और किलोमीटर में आपको पता है 6 जीरोज़ का फ़र्क आता है, 5 जीरोज़ का, बहुत ज़्यादा हो गया। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाओ, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तो tan θ2 इक्वल टू θ1, tan θ2 इक्वल टू tan θ1। θ2 की वैल्यू a डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, θ1 की वैल्यू ए बी बाई ओ बी। यूनिट्स का ध्यान में रखना आपने। व्हाट इज़ ए डैश बी डैश हमने फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज। व्हाट इज़ ओ बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, सेंटीमीटर में रहने दो या मीटर में कर दे, मीटर में कर देते हैं 1.4, क्योंकि ये बाकी सारा मीटर में करना आसान हो जाएगा। 140 सेंटीमीटर है ना, तो 1.4 मीटर कर दिया। ओ बी डैश एफ ओ के बराबर है, इक्वल टू व्हाट इज़ ए बी, हाइट ऑफ द टावर 100 मीटर में और ओ बी 3 किलोमीटर है। हम सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3000 मीटर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पिछला न्यूमेरिकल ही हो गया एक तरह का।
तो A डैश B डैश की वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास 100/3000 इंटू 1.40। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और लिखें तो आपके पास ये आंसर आता है सोल्व करने के बाद 4.7 10⁻⁻² मीटर। बहुत कम आता है, मतलब टावर दिखना शुरू हो जाएगा, बस टेलीस्कोप लगा के टावर दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे दिख नहीं रहा, टेलीस्कोप लगा के दिखाई देना शुरू कर देगा। और कितनी हाइट का दिखाई देगा? 4.7 का। ये हाइट किसने बनाई है? ये हाइट किसने शो की है? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। सेकंड पार्ट है आई पीस ने कितनी इमेज, फाइनल इमेज का साइज़ क्या होगा। हाँ जी, अब एक बात समझना ध्यान से, फाइनल इमेज किसने बनानी है? आई पीस ने बनानी है। आई पीस चाहे माइक्रोस्कोप में लगा हो चाहे टेलीस्कोप में लगा हो, उसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये होता है 1+D/Fe। कल आई पीस की बात करें, अकेले आई पीस की बात करें तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला दोनों में सेम है 1+D/Fe। अगर अकेला आई पीस आ जाए तो आई पीस के लिए फाइनल इमेज कौन सी है? A डबल डैश B डबल डैश। आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? A डैश B डैश इक्वल टू 1+ आई पीस के लिए D कितना है? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 और आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो A डबल डैश B डबल डैश मुझे बताना है। A डैश B डैश मुझे पता है 4.7 10⁻⁻² ब्रैकेट 1+ ये 5 आ जाएगा, 25/5 ये 5 हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, D/Fe है ना, रेशो है ना, ये D भी सेंटीमीटर में Fe वो कट गया सेंटीमीटर। अगर आप दोनों को मीटर में करोगे तब भी वो यही आना है, तब भी 6 ही आएगा। रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशो है ना, ये D भी सेंटीमीटर में रखो और F भी सेंटीमीटर में कट जाएगा ये। तो आपके पास A डबल डैश B डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 1+56 इंटू 4.7 10⁻⁻² मीटर में आंसर आया। ये मीटर में चल रहा था, आंसर मीटर में आएगा। तो इसका आंसर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 28.2 10⁻⁻² मीटर आएगा। तो इतना साइज़ आपको टावर का दिखाई देगा, 28.2 10⁻⁻² मीटर, दैट इज़ 28.2 सेंटीमीटर में दिखाई देगा। तो इतना बच्चे आज हम कर रहे हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।